or in organ system that basically consists of kidney, then ureter, bladder and urethra, and it's involved in the formation of urine and also having a number of function, that is formation of urine to excrete the waste material or byproduct of metabolism, and also help in the overall ionic regulation etc. So बेसिकली ये ऑर्गन सिस्टम है जो यूरिन फॉर्मेशन में इसका बेसिक रोल है, ठीक है। और यूरिन जो है दैट इज दैट इज basically water, and those water contain what it contain various type of waste material. So urinary system ये जो है ये बेसिकली इसके जो ऑर्गन है उसमें किडनी है, ठीक है, फिर यूरेटर है, फिर यूरेटर से ब्लेडर एंड देन यूरेथ्रा। So we will discuss its role basically in homeostasis, that how urinary system play its role in overall the maintenance of internal body environment. So various physiological function of the urinary system might include the first one, that is regulation of blood ionic composition. You know that blood having a number of ions, very important ions, just like इसमें सोडियम है, पोटाशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, इसमें है बाइफॉस्फेट है, इसमें आयरन है, बहुत सारे इसी तरह के जो आयन है, ठीक है, उसकी कंपोजिशन में बेसिकली यूरिनरी सिस्टम का एक रोल है। और दैट इज किडनी, जो किडनी है वो बेसिकली जब यूरिन फॉर्मेशन होती है, ठीक है, सो ये जितने भी आयन है, ठीक है, अगर इसकी कंसंट्रेशन कम ज्यादा है, तो अगर फॉर एग्जांपल सोडियम की कंसंट्रेशन कम है, उसकी वजह से ऑटोमेटिकली जो है हाइपोवॉल्यूमिक कंडीशन होगी, that will lead to a decrease in the blood pressure, and this decrease in the blood pressure basically it is again sodium concentration is what it is detected by the जस्ट ग्लोमेरुलर सेल जो होते हैं, इसको मेकुलर डेंसा सेल कहते हैं, वो सोडियम की कंसंट्रेशन को मॉनिटर करते हैं, ठीक है। तो अगर सोडियम कंसंट्रेशन कम है तो ये रीअब्सॉर्ब करेगी, ठीक है। अगर सोडियम कंसंट्रेशन या सोडियम एक्सेस में है, सो इट विल एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। इसी तरह पोटेशियम है, इसका भी फिजियोलॉजिकल रोल है, ठीक है, इसकी भी एक्सक्रीशन जो है या इसकी रीअब्सॉर्प्शन, कैल्शियम के रीअब्सॉर्प्शन एक्सक्रीशन, क्लोराइड, ये जितने भी फॉस्फेट बाईफॉस्फेट हैं, ठीक है, बाइकार्बोनेट है, तो इसमें सोडियम का एक इसमें जो है यूरिनरी सिस्टम का एक बेसिक रोल है कि ये जो ओवरऑल बैलेंस है इस जो आयनिक कंसंट्रेशन होती है ब्लड में, इसको मेंटेन रखता है, ठीक है। सो फर्स्ट फंक्शन इसका जो है दैट इज रेगुलेशन ऑफ ब्लड आयनिक कंपोजिशन, कि ब्लड में अगर वेरियस आयंस की कंसंट्रेशन कम ज्यादा होती है, सो वो मेंटेन करना जो है बेसिकली जो है यूरिनरी सिस्टम का उसमें एक बेसिक रोल है। Function of the urinary system, that is regulation of blood pH. You know that blood pH is around about 7.4 तक होता है, ठीक है। सो अगर फॉर एग्जांपल बॉडी में किसी वजह से जो है मीन अगर एसिडोसिस है, सिस्टेमिक एसिडोसिस हो रही है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्युमुलेशन या कोई ड्रग जो है उसकी वजह से जो है लाइक कीटो एसिडोसिस हो रही है, तो उसमें बेसिकली जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होती है वो इंक्रीज हो जाती है इसमें। इस तरह जो ब्लड का अगर ओवरऑल पीएच इंक्रीज होता है, ठीक है, तो उसमें एक कल मैंने डिस्कस नहीं किया था, लेकिन जो हाइड्रोजन है इसकी बाइंडिंग जिस तरह बाइकार्बोनेट बनता है, ठीक है, तो उस टाइम पे हाइड्रोजन भी वहां पर होता है, ठीक है। अब जब कार्बनिक एसिड ब्लड में बनता है, ठीक है, सो कार्बनिक एसिड इज डिसोसिएटेड इनटू हाइड्रोजन प्लस बाइकार्बोनेट। अब ये हाइड्रोजन जो है इसकी जो बाइंडिंग कैपेसिटी होती है फॉरवर्ड फॉर ऑक्सीजन, इट इज मच मोर ग्रेटर देन ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन को रिप्लेस करेगी, ठीक है। उसकी वजह से जो वेनस ब्लड होता है उसका पीएच स्लाइटली एसिडिक होता है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर इसी वजह से या कीटोसिडोसिस कोई ड्रग है, पॉइजनिंग, उसकी वजह से ब्लड का पीएच इंक्रीज हो गए, ठीक है, तो जो यूरिनरी सिस्टम है वो हाइड्रोजन आयन को एज सच जो है एक्सक्रीट करता है बॉडी से, तो उसकी वजह से एसिडिटी कम होगी। अगर फॉर एग्जांपल बॉडी में जो है बाइकार्बोनेट एक्युमुलेशन अल्कलोसिस हो रही है, तो वो फिर बाइकार्बोनेट जो है उसको एक्सक्रीट करेगा, तो जो है ओवरऑल ब्लड का जो पीएच है उसको मेंटेन रखेगा।
Most important function of the urinary system, that is regulation of blood pH. You know that blood pH is around about 7.4 7.4 तक होता है, ठीक है। सो अगर फॉर एग्जांपल बॉडी में किसी वजह से जो है मीन अगर एसिडोसिस है, सिस्टेमिक एसिडोसिस हो रही है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेशन या कोई ड्रग जो है उसकी वजह से जो है लाइक कीटो एसिडोसिस हो रही है, तो उसमें बेसिकली जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होती है वो इंक्रीज हो जाती है। इसमें को जो है इसमें यूरिनरी सिस्टम का क्या रोल है या स्पेशली किडनी का क्या रोल है। सो फॉर एग्जांपल ये हमने डिस्कस भी किया था ओवरऑल होमोस्टेसिस में कि अगर हाइपोवॉल्यूमिक कंडीशन है, ब्लड वॉल्यूम कम है, सो जब ये ब्लड वॉल्यूम अगर कम है तो ऑटोमेटिकली किडनी की तरफ जो है नॉर्मल जो किडनी है ये ओवरऑल 25% 20 to 25% ऑफ द कार्डिक आउटपुट रिसीव करती हैं। फॉर एग्जांपल इसमें जो है सोडियम की एक प्रॉपर कंसंट्रेशन जा रही है किडनी की तरफ। अगर हाइपोवॉल्यूमिक कंसंट्रेशन है तो किडनी की तरफ ब्लड फ्लो कम होगी। अगर ब्लड फ्लो कम होगी तो उसकी वजह से वहां पर जो मेकोला डेंसा सेल है दैट इज स्पेशली स्पेशलाइज सेल टू डिटेक्ट द सोडियम आयन कंसंट्रेशन, तो अब वो सोडियम आयन कंसंट्रेशन को जो है एक डिटेक्ट करेगी। सेकंड जो है अब ऑक्सीजन वहां पर जो जस्टाग्लोमेरुल कॉम्प्लेक्स है ये ऑक्सीजन कंसंट्रेशन को भी प्रॉपर मॉनिटर करते हैं, मीन हाइपोक्सिक कंडीशन है, ठीक है। तो लेकिन जो वॉल्यूम में बेसिकली जो इम्पोर्टेंट है दैट इज द just Nicola densa cell. These are specialized cell to detect the concentration of sodium in blood. So अगर ब्लड कम जा रहे हैं, ठीक है, हाइपोवॉल्यूमिक कंडीशन है, तो ये क्या करते हैं, ये बेसिकली सोडियम कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करती हैं कि ब्लड में सोडियम कंसंट्रेशन कम आ रहा है। उसकी वजह से ये क्या करेगी, ये फिर जो है रेनिन जो है वो रिलीज करेगी, ठीक है। जो रेनिन है फिर उसका एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करती हैं, ठीक है, और एंजियोटेंसिन 2 में जो लंग्स और लिवर में होते हैं। फिर एंजियोटेंसिन 2 जो है ये इंपॉर्टेंट वेजो कंस्ट्रक्टर भी है बॉडी का इंडिजिनस। सेकंड जो है जो एंजियोटेंसिन 2 है इट इज act as a hormone or enzyme that will stimulate the adrenal gland to release aldosterone from the एड्रेनल ग्लैंड। अब अल्डोस्टेरॉन जो है बेसिकली ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड में आता है, ये सोडियम रीअब्जॉर्प्शन जो है नेफ्रॉन में इंक्रीज करेगी। जब भी सोडियम नेफ्रॉन में रीअब्जॉर्प्शन इसकी इंक्रीज होगी तो उसके साथ वाटर जो है ये भी एज ऑस्मो रेगुलेटरी मॉलिक्यूल आएगा ताकि जो है मोलरिटी ऑफ द ब्लड को ये कंट्रोल करे। तो उसकी वजह से फ्लूइड रिटेंशन होगी, एज अ रिजल्ट क्या होगा, एज अ रिजल्ट ब्लड वॉल्यूम जो है वो मेंटेन होगा। सो इसका बेसिक रोल जो है दैट इज टू मेंटेन द ब्लड वॉल्यूम। अब इसमें एक और चीज आप लोगों को मैं बता दूं, यहाँ पर एक जनरल भी है लेकिन इम्पोर्टेंट भी है। जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर केसेस होते हैं उसमें बेसिकली क्योंकि हार्ट जो है इट इज अनएबल टू पंप एनफ ब्लड इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, इसकी वजह से जो किडनी की तरफ ब्लड जाता है, ठीक है, उसमें जो है ब्लड नॉर्मली कम जाएगा तो किडनी उसको सेंस करेगा कि ये हाइपोवॉल्यूमिक कंडीशन है। बाकी उसको किडनी को पता नहीं है कि ये बेसिकली कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है। तो किडनी फर्दर जो है रेनिन एंजियोटेंसिन जो मैकेनिज्म है उसके थ्रू सोडियम की रिटेंशन करेगी, साथ और फ्लूइड एक्यूमुलेशन होगी, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट जो है बर्डन और जो है बॉडी पर इंक्रीज होगा। तो उस वजह से अगर patient with congestive heart failure, the best option is what that is to treat such a patient with diuretics, ताकि सोडियम जो है बॉडी से निकले और इसकी वजह से वाटर भी साथ जाएगा तो ओवरऑल हार्ट पर जो है प्री लोड जो है होता है, ठीक है, वो कम हो जाएगा और हार्ट पर बर्डन कम होगा। इसके साथ जो नेक्स्ट फंक्शन है दैट इज रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। सो रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर दैट इज बेसिकली बाय द सेम मैकेनिज्म। अगर हाइपोवॉल्यूमिक कंडीशन है, ठीक है, ब्लड प्रेशर डाउन है, तो एक तो ये सोडियम रिटेंशन करेगी। सेकंड सोडियम रिटेंशन के साथ चूंकि किडनी जो इंपॉर्टेंट हार्मोन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम रिलीज कर रहा है वो जो है एज अ पाव जो है फिर वो कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 1 को 2 में। सो 2 जो है ये पावरफुल वेजो कंस्ट्रक्टर है। पावरफुल वेजो कंस्ट्रक्टर का मतलब ये है कि ये वेसल को कंस्ट्रक्ट करेगा, एज अ रिजल्ट जो है ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। सो ब्लड प्रेशर अगर कम है तो वो क्या करेगा, ये उसको इंक्रीज करता है, ठीक है। किस तरह, एज अ
कंस्ट्रक्टर इफेक्ट एंड सोडियम रिटेंशन। अगर ज़्यादा है ठीक है ब्लड प्रेशर तो सोडियम एक्सक्रीशन ये इन्हांस करेगा, सो ये रेगुलेट करते हैं ब्लड प्रेशर को। नेक्स्ट जिसमें है ठीक है दैट इज मेंटेनेंस ऑफ ब्लड ऑस्मोलैरिटी, मीन अगर ब्लड की का ऑस्मोटिक प्रेशर या सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है ठीक है तो सेम उसी मैकेनिज्म से वाटर रिटेंशन ज़्यादा होगी और वो फिर जो है उसमें एंटी डायरेटिक हार्मोन इन्वॉल्व हो जाएंगे ठीक है, वो जाके कलेक्टिंग डक्ट पर जो है एक्ट करके वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन्हांस करेगी। अगर जो है ब्लड की जो है ये ऑस्मोलैरिटी कम है तो ये फिर क्या करेगी नॉर्मली, एक तो ये है कि इसका मतलब ये है कि जो ओवरऑल ब्लड है उसमें वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो जो यूरिन बनेगा वो डाइल्यूट यूरिन बनेगा ठीक है, उसमें सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम होगी, मीन स्पेशली सोडियम कंसंट्रेशन कम होगी तो उस या सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगी या जो है डाइल्यूट यूरिन बनेगा और वाटर जो है ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी से एक्सक्रीट होगा। सो दीज आर वेरियस इंटरलिंक्ड जो है जिस तरह रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर एंड मेंटेनेंस ऑफ ब्लड ऑस्मोलैरिटी, तो ये इंटरलिंक है। बाकी एक चीज और भी ध्यान में रखें कि ब्लड प्रेशर अगर डाउन हो जाए तो उसके लिए जो बेस्ट है, कुछ लोग कैल्सी मिल्सी है इस तरह, तो ये कैल्सी वगैरह नहीं, बेस्ट इसके लिए जो ऑप्शन है ठीक है वो सोडियम है, ताकि आप सोडियम क्लोराइड ले लें पानी में या साथ कोई ग्लूकोज वगैरह भी उसमें डालें, मतलब चीनी वगैरह शरबत बना के, क्योंकि जो वेसल के अंदर एक्चुअल जो ब्लड को वाटर को रिटेन करता है वो क्या करता है, वो सोडियम करता है अपने साथ, मोर एंड मोर वाटर को रिटेन करेगा तो उसकी वजह से इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम जो है ब्लड का इंक्रीज होगा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। सो ये आपस में सारे के सारे इंटरलिंक हैं ठीक है। सो मेंटेनेंस ऑफ ब्लड ऑस्मोलैरिटी, इसमें जो है बेसिक जो रोल है वो सोडियम का है। जो नेक्स्ट है ठीक है दैट इज प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन। सो किडनी जो है ये टू इम्पोर्टेंट हार्मोन जो रिलीज करते हैं ठीक है, उसमें एक है कैल्सिट्रायोल। कैल्सिट्रायोल जो है बेसिकली इट इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी, क्लियर। अब जो है विटामिन डी का रोल जो है किस चीज में है, दैट इज टू इंक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन जो है ये इंक्रीज करते हैं। बेसिकली विटामिन डी जो है ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। ये बेसिकली इसका जो फंक्शन है ये है कि ये जब भी सेल सरफेस इसका जो रिसेप्टर होता है साइटोप्लाज्मिक, क्लियर, तो ये जाके वहां पर बाइंड होगा, फिर सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है ठीक है, वहां से ये फिर ट्रांसक्रिप्शन करेगा ठीक है। जब ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो वहां से फिर जो मैसेंजर आरएनए बनेगी और वो ट्रांसलेट होगी तो वो एक प्रोटीन बनाता है ठीक है। वो प्रोटीन जो है दैट एक्ट एज अ कैरियर प्रोटीन मॉलिक्यूल और कैरियर प्रोटीन फॉर कैल्शियम। सो कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन जो है ये ल्यूमन से ये इंक्रीज कराता है। सो किडनी का जो बेसिक रोल है दैट इट प्रोड्यूस व्हाट कैल्सिट्रायोल। कैल्सिट्रायोल इज एन इम्पोर्टेंट what it is important vitamin, that is vitamin D, and vitamin D का जो role है that is to increase the reabsorption of what of calcium by forming by producing carrier protein, carrier molecule for calcium। सेकंड जो है हार्मोन वो एरेथ्रोफाइटिन, एंड यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ एरेथ्रोफाइटिन दैट इट इंड्यूस और इट increase the production of what erythrocytes. So it is what it induce erythrophosis, the formation of erythrocytes। अब जो एरेथ्रोफाइटिन है बेसिकली इसका जो मैकेनिज्म हमने डिस्कस भी किया था कि जब भी किडनी की तरफ ब्लड जाएगा ठीक है और उसमें हाइपो हाइपोक्सिक कंडीशन है तो किडनी की तरफ जो ब्लड जाएगा ठीक है उसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम होगी। अगर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन उसमें कम होगी तो जो पेरिट्यूब्यूलर सेल हैं किडनी की ठीक है ये एरेथ्रोफाइटिन रिलीज करते हैं ठीक है। एरेथ्रोफाइटिन जब रिलीज होगी सो ये फिर बोन मेरो में जाके जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट स्टेम सेल्स है उसको कन्वर्ट करती हैं कोमेटेड स्टेम सेल में, और वो एरेथ्रोब्लास्ट जो है उसमें स्टेम सेल में कन्वर्ट करेगी और एरेथ्रोब्लास्ट स्टेम सेल then it will undergo a various steps and then it will produce RBC। इसके बाद जो
रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को याद हो, ठीक है, तो एक है जिसको हम कहते हैं, ठीक है, ग्लाइकोजन फॉर्मेशन, ठीक है। मोस्टली जो ब्लड में या हम हमारे पास जो ग्लूकोज सोर्स हैं वो नेचुरल वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज टू वो that is to gain or that is to obtain glucose from what from carbohydrates in the form of starch हैं, ठीक है। मोस्टली जो इम्पोर्टेंट सोर्स है वो स्टार्च है। जो सेलुलोज हैं क्योंकि वो भी कार्बोहाइड्रेट से ही बनता है, ठीक है। लेकिन जो हमारे बॉडी में चूंकि सेलुलेज एंजाइम नहीं है तो उसकी ब्रेक डाउन नहीं होगी। सो फॉर एग्जांपल नॉर्मल जो है ग्लूकोज जो है जो सोर्स है हमारे लिए वो स्टार्च है। इन केस अगर फास्टिंग कंडीशन है, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल डाउन हो गया है, ठीक है, तो उसकी वजह से फिर जो हमारे बॉडी में अगर हमारे पास ऑलरेडी ग्लूकोज है नहीं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, स्टार्च नहीं है, जिस तरह फास्टिंग में हम करते हैं रमजान में, तो फिर जो हमारी बॉडी है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन रखती है। अगर मेंटेन रखती है तो उसके लिए वो फिर जो है ग्लूकोज फॉर्मेशन फ्रॉम सोर्स अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स उससे जो है ग्लूकोज बनाते हैं। इस प्रोसेस को ग्लूकोन्यूजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। सो ग्लूकोन्यूजेनेसिस इज एन इम्पोर्टेंट process in which glucose formation occur from a source other than carbohydrate and especially it take place in liver and here in kidney gluconeogenesis also occurs so it maintain or regulate the blood glucose level। इस तरह जो इसमें एक और फाइंड है दैट इज एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट इन फॉरेन सब्सटेंसेस। सो बॉडी में जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, ठीक है, तो उसमें जो है बहुत सारे वेस्ट मटेरियल बनते हैं और वो वेस्ट मटेरियल जो है अगर आप लोगों को पता हो, ठीक है, तो जो लिवर है वहाँ पर उसमें जो है स्पेशली उसको हम कहते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन, वो वाटर सॉल्युबल एंटिटी में उसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अगर कोई भी नॉन पोलर है तो उसके पास फर्स्ट जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच करते हैं, NH2 ग्रुप अटैच करते हैं, उसके बाद जो है ग्लूकोनाइडेशन जिसको हम कहते हैं वो रिएक्शन कॉन्जुगेशन रिएक्शन होते हैं और उस लेस पोलर ड्रग को मोर पोलर में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि किडनी जो है यूरिन फॉर्मेशन करते हैं तो यूरिन जो है बेसिकली वाटर उसमें जो है 95% वाटर होता है। सो जो पोलर मॉलिक्यूल बन गए हैं एज अ वेस्ट मटेरियल वेस्ट प्रोडक्ट वो फिर इस वाटर में आ जाते हैं और वाटर इसको अपने साथ जो है एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। कोई भी और चीज फॉरन जो है सोर्स से लेते हैं, ठीक है, तो बॉडी में जाके इसके फिर मेटाबॉलिज्म के बाद जो है बॉडी अटेम्प्ट करेगा टू remove these foreign entities or molecule through by two way that is mostly जो है renal रूट से इसकी एक्सक्रीशन होती है या जो है फेगल रूट से होती हैं दैट इज फ्रॉम बाइलरी रूट जो बाइल में ऐड होके ये चला जाता है, ठीक है, एक्सक्रीट हो जाता है।